करते हैं उस सिंहासन की, वो ना जाने क्या क्या दिखाने वाला है, क्योंकि पहले चरण के चुनाव के बाद मुद्दे बदल चुके हैं, सियासी रंग बदल चुका है और दूसरे चरण से पहले सियासत अपने परवान पर है और एक तरफ तापमान गिर रहा है मौसम का और दूसरी तरफ सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है। लेकिन जिन 13 सीटों पर शाम 6 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा, डोर टू डोर ही नजर आएगा, उन सीटों पर किसने किस तरीके से जोर आजमाइश की और वहां के सियासी समीकरण क्या है, यह बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है और साथ में सुरक्षा की व्यवस्था क्या रहेगी, कहां कितने पोलिंग बूथ बनाए गए, उनमें से कितने संवेदनशील हैं और कहां का वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ कहता है, यह सब हम आपको बताएंगे। हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज हमारे साथ हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ जोधपुर से राजीव गौड़ जुड़ गए हैं, उदयपुर से हमारे साथ रवि जुड़ गए हैं और झालावाड़ से आरिफ मंसूरी जुड़ गए हैं। इनका रुख करें, लेकिन उससे पहले डॉक्टर ऋतुराज, शुरुआत आपके साथ, जरा बताइए 13 सीटों पर ऐसा क्या खास है जो पहली 12 सीटों पर नहीं था और 12 सीटों पर जो कम मतदान हुआ उसको बढ़ाने के लिए क्या कुछ एक्सरसाइज इस बार नई की गई है? देखिए, जो पिछली बार के अनुभव रहे 12 सीटों को लेकर, उसमें निर्वाचन विभाग ने ये देखा कि एक तो शादियों का काफ़ी सीज़न और एक गर्मी का सीज़न, इसकी वजह से भी वोटिंग कम हुई है। एक ये देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग कम हुई, जबकि ग्रामीण क्षेत्र से ही वोटिंग प्रतिशत ज़्यादा बढ़ता रहा है। तो निश्चित तौर पर ये इन चीज़ों को देखने के बाद जब ईसीआई ने मीटिंग की थी, तब ये साफ निर्देश दिए गए थे कि कुछ और कदम उठाए जाने ज़रूरी हैं। उनमें प्रमुख कदमों में एक बात मुख्य तौर पर सामने आती है कि फिर बीएलओ को एक जिम्मेदारी दी गई है कि जो शादी समारोह हैं वहाँ पर अपनी तरह से इस संदेश का प्रचार किया जाए कि पहले मतदान फिर अन्य काम। तो यदि शाम की शादी है, रात की शादी है, दोपहर की शादी है, तो पहले सुबह 7 बजे जाकर वोटिंग कर ली जाए और यह चीज़ दूल्हे दुल्हन पर ही नहीं, पूरे बाराती ऊपर इस तरह का मैसेज हो और तमाम शादी समारोह में गए लोगों को इस तरह का मैसेज हो। एक दूसरा उन्होंने कदम ये उठाया है कि अब की बार औद्योगिक प्रतिष्ठानों को साथ में लिया है। साथ में लेते हुए उन्होंने यह बात कही है कि जो औद्योगिक प्रतिष्ठान वहाँ बंद रहेंगे ज़रूर, लेकिन उनको उनके जो मजदूर हैं या जो अन्य काम करने वाले कर्मचारी हैं या आसपास के जो लोग हैं, तो इनका जो CSR का फंड है उसका उपयोग करते हुए जागरूकता के कदम और बढ़ाए जाएं, जिससे कि वोटिंग के प्रति और बूथ पे आकर वोटिंग करें और जो सुबह का समय है खास तौर पर उस समय को ज्यादा फोकस करते हुए और वोटिंग बढ़ाने के। मैं आपके पास आऊंगा योगेश जी, क्योंकि सवाल ये गंभीर है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या वाकई में जो पूरा प्रचार का दौर बदला है, तरीका बदला है पहले राउंड के बाद, क्या उसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है? एक एक सीट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये बात सही है आपका कि जिस तरह कोशिशें हुई हैं लगातार, और उन कोशिशों के कारण हो सकता है कि इस बार पहले के मुकाबले ज़्यादा प्रचार हमें दिखे। और कई बार तो इस तरह का भी होता है कि वो तमाम सीट के फैक्टर्स भी होते हैं जहाँ पर अब जैसा कि आप देखेंगे कि ट्रायंगुलर चुनाव है बाड़मेर में, तो हो सकता है वहाँ परसेंटेज ज़्यादा दिख जाए हमें। ठीक है। और कुछ सीटें ऐसी जहाँ पर खुद प्रचार जो उम्मीदवार हैं उन्होंने भी अपने तरीके से मेहनत की, उन्होंने भी वोटर्स को घर से निकाल तक और मतदान स्थल तक लाने का काम किया, तो वहाँ पर भी वोटिंग परसेंटेज हमें ज़्यादा नजर आ सकता है। मेरा कहने का मतलब था कि लोकतांत्रिक चुनाव धार्मिक रंग में रंगता हुआ नजर आया, क्या उससे वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है? देखिए, ऋतुराज शर्मा जी ने भी जो बात कही है वो काफ़ी गौर करने लायक है कि इलेक्शन कमीशन ने जो पहल की है वो ज़्यादा सार्थक पहल है, उस दिशा में कहा जा सकता है। और जो वोटों का ध्रुवीकरण है, मुझे ऐसा लगता है कि वो अंतिम समय में चुनावी दौर में वो तमाम बातें आई, धार्मिक आधार पर टीका टिप्पणियाँ हुई, लेकिन राम मंदिर को लेकर जिस तरह का बहुत सालों पहले जो एक क्रेज़ दिखा गया था कि उस नाम पर ही वोट पड़ जाए, उस तरह की लहर या क्रेज़ इस बार मतदाताओं के मनोमस्तिष्क पर नहीं है। इस बार कुछ और तरह की बातें चल रही है जो जातीय गणित को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते और राष्ट्रवाद के मुद्दों को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यहाँ पर ये ज़रूर है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो पूरी स्पीच जो चुनाव के आखिरी चरण में दिखी, वो कहा जा सकता है कि बहुसंख्यक वोटों को साधने का उनका साफ तौर पर एजेंडा नजर आया। आप सही हैं, लेकिन
ये दूसरा चरण है, आप कहना चाह रहे हैं दूसरे चरण के प्रचार के अंतिम वक्त में जो दिखा, आखिरी चरण तो शायद प्रचार के अंतिम ठीक है, वापस आएंगे। लेकिन अब शुरुआत करते हैं, एक एक सीट के साथ शुरुआत करते हैं जोधपुर सीट के साथ। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुकाबला किस किस के बीच में है। वैसे तो पूरा राजस्थान जानता है क्योंकि हॉट सीट है, लेकिन फिर भी देखिए कांग्रेस की तरफ से करण सिंह उचियाड़ा को मैदान में उतारा गया, जबकि बीजेपी की तरफ से गजेंद्र सिंह शेखावत जो 14 और 19 में पहले ही चुनाव जीत चुके हैं, उनको मैदान में उतारा गया है। एक बार तेजी से इस सीट का वोटिंग परसेंटेज भी जरा दिखाइए कि बीते चुनाव के वोटिंग परसेंटेज क्या रहे। बीजेपी ने 2019 में 38%, जबकि कांग्रेस ने 53% वोट लिया था। अगर 2014 की बात करें, जहां से मोदी इरा की बीजेपी में शुरुआत होती है, तो 66% वोटिंग परसेंटेज बीजेपी का रहा, जबकि कांग्रेस को महज 28% वोट मिले। लेकिन 2019 में आते आते बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज इस सीट पर थोड़ा कम हुआ। देखिए सरा, लगभग 8% वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, जबकि यहां 10% के आसपास कांग्रेस का बढ़ता हुआ नजर आया। मेरे सहयोगी राजीव गौड़ वहां से जुड़े हुए हैं। राजीव, जरा बताइए जोधपुर का मिजाज क्या कुछ कह रहा है, क्योंकि मुकाबला स्वयं जातियों के बीच में है। राजपूत बनाम राजपूत, बीजेपी के अलग मुद्दे, कांग्रेस की एक अलग सियासत। दूसरे चरण में कैसे सियासत बदलती नजर आई और जमीनी रिपोर्ट क्या है? देखिए, जिस तरीके से शुरुआत की गई थी कि वोटों का प्रतिशत बढ़ना चाहिए, अगर वोटों का प्रतिशत बढ़ता है तो मारवाड़ की राजनीति के अंदर पहले जैसे परिणाम आ सकते हैं। खास तौर पर जो जोधपुर संभाग की बाड़मेर और जैसलमेर सीट है, उसकी अगर बातचीत करें तो वहाँ त्रिकोणीय संघर्ष है। ऐसी परिस्थिति के अंदर कौन बाजी मारता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल की अगर बातचीत करें तो रविंदर सिंह है, वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों का खेल बिगाड़ सकते हैं। और ऐसे में कहीं न कहीं कम अंतर से हो सकता है बीजेपी निकल जाए या फिर कांग्रेस भी निकल जाए, और ये भी हो सकता है रविंद्र दोनों को मात भी देते। लेकिन ये इसलिए सब निर्भर करेगा वोटों का। अभी हम जोधपुर, माफ कीजिएगा राजीव, जोधपुर की बात कर रहे हैं हम। बाड़मेर में बढ़ सकता है। देखिए, बात अगर जोधपुर की करें तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो 10 साल के अंदर जो तस्वीर बदलने की कोशिश की है, चाहे रिंग रोड की बात करें, चाहे एयरपोर्ट की तस्वीर की बात करें, या धरातल स्तर पर जो भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनके लाभ दिलाने की बातचीत करें, तो उस लिहाज से और यहाँ जिस तरीके से वो छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं तब से जो कोशिश की है, तो उनकी अपनी कोशिश है। वहीं करण सिंह उचियाड़ा जिस तरीके से सचिन पायलट के भी नजदीकी माने जाते हैं, अशोक गहलोत के साथ में जिस तरीके से वर्षों से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी अपनी कोशिश है कि तस्वीर बदलनी चाहिए। लेकिन ये जनता निर्भर करेगी कि तस्वीर कैसे बदलनी चाहिए। मुकाबला दोनों के बीच में है और दोनों ही एक अपनी अपनी जो कोशिश चुनाव प्रचार में जिस तरीके से झोंक दिया पूरे गांव में, ढाणी में, तो ऐसे में जनता को फैसला करना है। लेकिन अगर यहाँ जोधपुर की बात करें, अलग अलग बोर्ड लगे हुए हैं, जो राम को लाए हैं, हम को लाएंगे, इस तरह के भी जो पोस्टर जो हैं, और साथ में कई तरह की जो गांव की मतदाता किस पर विश्वास ज्यादा करते हैं, खासतौर पर जैसलमेर के पोखरण तक का जो लोकसभा क्षेत्र लगता है, ऐसे में गांव के वोटर्स, क्योंकि शहर के वोटर्स आमतौर पर भाजपा के साथ माने जाते हैं, लेकिन गांव के जो वोटर्स हैं वो तस्वीर बदल सकते हैं। लेकिन वोटों का प्रतिशत बढ़ता है, तो अगर कम रहता है तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए चिंता की बात हो सकती है। ठीक है राजीव, वापस आपके पास आएंगे। रवि का रुख कर लेते हैं उदयपुर से हमारे सहयोगी, लेकिन उससे पहले उदयपुर में कौन किसके बीच में मुकाबला, ये आपको बताते हैं, क्योंकि उदयपुर सीट भी आसान रहने वाली नहीं है। न सिर्फ उदयपुर बल्कि बांसवाड़ा डूंगरपुर भी नहीं। तो उदयपुर में जरा देखिए मुकाबला किस किस के बीच में है, उसके बाद बातचीत करेंगे। उदयपुर में कांग्रेस की तरफ से ताराचंद मीणा को मैदान में उतारा गया, जबकि बीजेपी की तरफ से इस सीट पर मन्नालाल रावत को मैदान में उतारा गया है। एक बार तेजी से आपको बताते हैं कि बीते 3 सालों का वोटिंग परसेंटेज इस सीट पर क्या कुछ रहा है। हालांकि आपको 14 और 19 के अंदर एक वोटिंग परसेंटेज अलग मिलेगा। बीजेपी 2009 में 32%, जबकि कांग्रेस 2009 में 54%, बीजेपी 14 में 55%, कांग्रेस 14 में 35%, बिल्कुल उलट हुआ। जबकि 19 के अंदर 60% के आसपास बीजेपी और कांग्रेस 29% के आसपास। रवि का रुख, हम बात कर रहे थे उदयपुर की। उदयपुर सीट का मिजाज क्या रहेगा, क्योंकि यहां से बीजेपी के जो दिग्गज नेता वो अभी राजभवन है, और वहां से एक वैक्यूम क्या वाकई में कांग्रेस के लिए उम्मीद, या बीजेपी पूरे तरीके से आश्वस्त कि उस वैक्यूम को एक बार भर दिया जाएगा। लेकिन हम अलग अलग सीटों का जिक्र करें, योगी जी आपके साथ में इस सीट को थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा, रवि को कनेक्ट करेंगे। लेकिन क्या वाकई में अब दोनों ही पार्टियों के लिए जो चुनौती है, वो चुनौती ये नहीं कि अपने कैंडिडेट को जिताना है, ये तो है ही, चुनौती ये है कि कितने ज्यादा वोटर को घर से निकालकर बूथ तक लेकर जाना है। देखिए, उदयपुर का ये पहला चुनाव है विजेंद्र,
जो बिना गुलाबचंद कटारिया के हो रहा है। आपने कहा ही वो अब असम के राज्यपाल हैं, वो आ नहीं सकते चुनाव प्रचार में। मन्नालाल रावत को वहाँ उदयपुर से बीजेपी ने उतारा है, जो कि पूर्व अधिकारी हैं और ख़ास तौर से परिवहन विभाग के बड़े अधिकारी रहे, और सामने भी IAS रह चुके ताराचंद मीणा है। यहाँ पर बाहरी का भी मुद्दा रहा, कांग्रेस लंबे समय तक इस मुद्दे को झेलती रही, लेकिन धीरे धीरे चुनाव आगे बढ़ा है, और चुनाव आगे बढ़ा तो यहाँ पर कांग्रेस की उम्मीद है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर में जो अलायंस हुआ है जी, उस अलायंस के बाद जो उदयपुर में BAP का कैंडिडेट है वो लो प्रोफाइल हो गया। जैसे वहाँ पर तो बिल्कुल ही जी ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने हटा दिया था, तो यहाँ उदयपुर में कांग्रेस के उम्मीदवार को ये आस है कि BAP का जो वोट है, आदिवासी पार्टी का जो वोट बैंक है, वो उन्हें प्राप्त हो जाएगा। खासतौर से खेरवाड़ा के इलाका हुआ और जो आउटर का जो खासतौर से झाड़ोल का बेल्ट हुआ, कोटड़ा का बेल्ट हुआ, तो वहाँ का जो आदिवासी ट्राइबल है वो इस अलायंस के कारण साथ आ सकता है। ये ऐसी क्योंकि उम्मीद रवि है। जुड़ गए हमारे साथ सीधे, रवि से ही पूछ लेते। रवि, योगेश जी को आप सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि भाई जो बांसवाड़ा डूंगरपुर में गठबंधन हुआ उसकी वजह से जो आदिवासी वोटर उदयपुर सीट पर है वो बीजेपी कांग्रेस की तरफ जा सकता है। मेरा सवाल यह है कि क्या BAP इसको सच में मान रही है, या वो कह रही है कि नहीं कांग्रेस की मजबूरी थी बांसवाड़ा डूंगरपुर में, हमारी मजबूरी नहीं है उदयपुर में? क्या कह रही है जमीन? बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, योगेश जी ने जो कहा है बातें वो काफी हद तक बिल्कुल अच्छा विश्लेषण है, सही विश्लेषण है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि बीजेपी माफ कीजिएगा, BAP ये साफ कर चुकी है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा जो संसदीय सीट है वहां पर जो अलायंस किया गया है वो कांग्रेस की मजबूरी है। और देखिए सबसे बड़ा दिलचस्प जो किस्सा है मेरे हिसाब से पूरे देश में ऐसा पहली बार होगा जब ऑफिशियली खुद कांग्रेस जो है अपने कैंडिडेट के खिलाफ प्रचार कर रही है, यानी कि फील्ड में जाके कांग्रेस का कार्यकर्ता कह रहा है कि जो उसका अधिकृत प्रत्याशी है उसको वोट ना करें, BAP को वोट करें, क्योंकि वहां पर कांग्रेस और जो BAP है दोनों का मकसद। डूंगरपुर डिस्कस करें, मैं उदयपुर डिस्कस कर रहा हूं। क्या उदयपुर के अंदर BAP ये कह रही है कि भाई आप BAP के प्रत्याशी को वोट मत दीजिए, आप कांग्रेस को वोट दीजिए? क्या उदयपुर में हो रहा है? बिल्कुल ऐसा कतई नहीं है विजेंद्र। यहाँ पर BAP जो है, BAP का जो प्रत्याशी है, बाप का जो प्रत्याशी है, वो अपनी एग्जिस्टेंस लगातार बनाए हुए है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो उदयपुर संसदीय सीट है इसके कुछ जो विधानसभा इलाके हैं, यानी कि सलूम्बर जो इलाका है, खेरवाड़ा जो इलाका है, और इसके अलावा झाड़ोल कोटड़ा जो इलाका है, यहाँ पर विधानसभा चुनाव में BAP ने काफी अच्छा वोट प्रतिशत गेन किया था। और यही जो आधार है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को थोड़ा सा परेशान जरूर कर रहा है। और सबसे ज्यादा परेशानी BJP को भी थोड़ा सा एक तरीके से कहें तो संजीदगी भरा चुनाव लड़ने के लिए इस पूरे घटनाक्रम ने मजबूर किया। हालांकि दोनों प्रत्याशी जो हैं कांग्रेस और BJP के, वो दोनों ही प्रत्याशी एक तरीके से कहें तो खाटी राजनेता नहीं है, वो दोनों ही ब्यूरोक्रेट्स हैं, अपनी अपनी नौकरियों से BRS लेकर और इस राजनीति में आए हैं। तो दोनों के लिए ये जो समीकरण है इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है। क्योंकि रवि मुझे बाकी सीटें भी डिस्कस करनी है। क्या गुलाबचंद कटारिया की कमी वहां BJP को खल रही है? बिल्कुल, देखिए गुलाबचंद कटारिया की कमी हमेशा BJP को खलती तो रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गुलाबचंद कटारिया अपने राजनीतिक जीवन में इस उदयपुर के किले को इतना मजबूत कर गए हैं कि पूरे देश की सबसे सुरक्षित अगर सीटें मानी जाएं तो उसमें उदयपुर जो सीटें हैं, उदयपुर लोकसभा और विधानसभा की जो तमाम सीटें हैं वो शामिल होती हैं। और ये जो है ये एक बड़ी सौगात मैं कहूंगा कि गुलाबचंद कटारिया ने बतौर राजनेता रहते अपनी पार्टी को दी, इतना मजबूत संगठन को किया कि अभी भी कांग्रेस को इस अवैध दुर्ग को भेदने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोई प्रत्याशी वापस मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि राजसमंद भी डिस्कस करना है, बांसवाड़ा डूंगरपुर भी डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले एक और हॉट सीट का जिक्र करते हैं। हॉट सीट है झालावाड़ बारा।
यहां मुकाबला किन किन के बीच में है सबसे पहले आपको बताते हैं, क्योंकि यहां बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से दुष्यंत सिंह पर दाव खेला गया, जबकि कांग्रेस की तरफ से उर्मिला जैन भाया जो कि प्रमोद जैन भाया की पत्नी है, उनको मैदान में उतारा गया है। यह मुकाबला एक बार पहले भी हो चुका है, उस वक्त उर्मिला जैन भाया चुनाव हार गई थी। इस बार मुकाबला वहां बनाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री रहते हुए प्रमोद जैन भाया को मिनिस्ट्री जो दी गई अशोक गहलोत की तरफ से, वहां से भी उनको पावरफुल किया गया और वो बाकायदा इस वक्त प्रचार करते हुए भी वहां नजर आए थे। आरिफ मंसूरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरिफ, जरा बताइए मुकाबला किस तरीके का आपको दिखाई दे रहा है झालावाड़ 12 के अंदर? देखिए विजेंद्र, झालावाड़ 12 की बात करें तो झालावाड़ 12 में लगातार 35 सालों से बीजेपी का इस सीट पर काबिज है। पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा सांसद बनकर यहां जीतते आई, इसके बाद लगातार 5वीं बार चुनावी मैदान में सांसद दुष्यंत सिंह। लगातार बहुमत का जो आंकड़ा, जीत का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस बार बीजेपी ने सांसद दुष्यंत सिंह को 5 लाख पार करने का दावा कर रही है, क्योंकि सामने उर्मिला जैन भाया है जो 2009 में सांसद दुष्यंत सिंह के सामने चुनाव लड़ चुकी है। लगभग 52-53 हजार से वोट हारी थी और दूसरी बार सांसद दुष्यंत सिंह के सामने चुनावी मैदान में लगातार, हालांकि पूर्व प्रमोद जैन भाया प्रचार प्रसार में लगे हैं, उर्मिला जैन भाया भी लगातार चुनाव प्रचार में लगी हैं। मुकाबला रोचक हो सकता है, क्योंकि झालावाड़ जिले में की बात करें, झालावाड़ जिले की चारों विधानसभा सीट पर बीजेपी काफी अच्छी पकड़ मजबूत रखती है। हालांकि कुछ जगह पर 12 जिले में भी बीजेपी को अच्छी बढ़त मिलने की संभावना है। तो कह सकते हैं लगातार झालावाड़ जिला हॉट सीट बना हुआ है और सांसद दुष्यंत सिंह 5वीं बार चुनावी मैदान में है। बिल्कुल, लेकिन योगेश जी, इस सीट पर थोड़ा सा डिस्कशन मैं आपसे भी चाहूंगा। क्या वाकई में बीजेपी के टॉप लीडर ये मान चुके हैं कि भाई इस सीट पर, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खुद प्रचार की कमान संभाल रही है और वो इस सीट के अलावा कहीं दिखाई नहीं दे रही है, क्या यही वजह है कि टॉप लीडर भी उधर बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दिए? देखिए, आमतौर पर तो वो 4-5 दिन ही रुकती थी यहाँ पर, लेकिन इस बार ज़्यादा समय बिताया उन्होंने जी। दूसरी बात यह है कि जैसा अभी आरिफ कह रहे हैं, अरसे बाद झालावाड़ जिले में भी कांग्रेस पार्टी को विधायक मिला है, अरसे बाद मिला है, कांग्रेस पार्टी का एक विधायक है यहाँ पे। दूसरी बात यह कि जो 12 का इलाका है, 12 के इलाके में भाया परिवार की पकड़ रही है, ये बात राज्य परिवार को भली भांति पता है, खासतौर से अंता, किशनगंज और 12 के अंदर। तो वहाँ वो पहले से अपनी टीम लगा के रखते हैं और जीत का मार्जिन को रोकने की कोशिश करते हैं। उर्मिला जैन भाया के इलेक्शन के वक्त भी यहाँ पर 2 विधानसभा क्षेत्र 12 के कांग्रेस ने लीड ली थी। तो ये कहा जा सकता है कि इस बार कोशिश ये रहेगी कि भाया परिवार की कि वहाँ पर खासतौर से 12 के अंदर, लेकिन 12 की चारों सीटें बीजेपी के पास है विधानसभा चुनाव की, तो वो एक तरह से कांग्रेस के लिए चैलेंजिंग है और पूरा चुनाव वसुंधरा राजे के इर्द गिर्द रहता है। और दुष्यंत सिंह लगातार 4थी बार कहा जा सकता है एक बहुत ही वरिष्ठ सांसद हैं राजस्थान की राजनीति के, और जैसा अभी आरिफ ने कहा कि 35 साल, मुझे लगता है कि उससे पहले से भी जनसंघ का गढ़ के तौर पर, और उसके बाद जो 80 में बीजेपी जन्मी, उसके बाद से लेकर और वसुंधरा राजे की जब एंट्री हुई तब से लेकर आज तक झालावाड़ को वसुंधरा राजे ही देश के सियासी मानचित्र पर लेकर आई थी। तो एक मजबूत कहा जा सकता है ये इलाका है बीजेपी का, और लगातार पिछले कुछ सालों से भाया परिवार ही चुनौती देता हुआ आ रहा है, जीत अभी तक नहीं मिली। ठीक है, एक और सीट का रुख कर लेते हैं। सीट है अजमेर। अजमेर वैसे बीते चुनाव में बहुत हॉट सीट रही, लेकिन इस बार उतनी ही साइलेंटली वहां पर चुनाव को लड़ा जा रहा है। अजमेर में मुकाबला किन किन के बीच में है जरा देखिए। कांग्रेस की तरफ से रामचंद्र चौधरी को मैदान में उतारा गया, जबकि बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से भागीरथ चौधरी को मैदान में उतारा गया। विधानसभा का चुनाव लड़ा, हार गए, लेकिन लोकसभा का चुनाव का टिकट उनको दिया गया। और दूसरी तरफ डेयरी को संभालते हुए किसानों से और ग्रामीणों से काफी कनेक्ट रहे रामचंद्र चौधरी, लेकिन फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये मेरे सहयोगी शुभम वहां से बताएंगे। शुभम, जरा बताइए इस मुकाबले को आप कैसे देख रहे हैं दोनों के बीच में? और मुझे याद है कि रामचंद्र चौधरी जब पहली सभा कर रहे थे तो बाकायदा उन्होंने अपनी पगड़ी जनता को समर्पित की थी, क्या उसकी चर्चाएं वहां है? और इस सीट की बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है, उसके पीछे की वजह क्या है?
जी बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, मैं आपको बता दूं कि वैसे तो अजमेर कहीं ना कहीं चर्चाओं में रहता है, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही तरफ से साइलेंट तरीके से प्रचार हो रहा है। खाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक बार यहाँ पे सभा करके जरूर गए हैं, उसके बाद भाजपा की तरफ से कोई ऐसा बड़ा चेहरा यहाँ पे आया नहीं जिसने यहाँ पे कोई सभा की हो या कोई रोड शो किया हो या कोई प्रचार में सहयोग किया हो। कुछ नेता जरूर आए जिन्होंने प्रेस वार्ता करके अपने मुद्दे बताए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से बात करें, रामचंद्र चौधरी के पक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आए थे, पीसीसी के चीफ जो है गोविंद सिंह डोटासरा भी आए, और हाल ही में कल जो आरएलपी से गठबंधन हुआ है तो नज़दीक में नागौर पड़ता है, तो वहाँ से हनुमान बेनीवाल भी रामचंद्र चौधरी के समर्थन में सभा करते हुए कल नजर आए थे। हालांकि सभाएं हो रही हैं लेकिन किसी तरीके का माहौल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि रामचंद्र चौधरी जो है वो भी एक ग्रामीण परिवेश से आते हैं, लेकिन भागीरथ चौधरी जो है वो भी ग्रामीण परिवेश से आते हैं। लेकिन भागीरथ चौधरी जो है वो पहले भी सांसद बने हुए थे, लेकिन उनकी छवि को लेकर के जो हाल ही में विधानसभा चुनाव जब वो हारे थे तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को मुद्दा बना रही है। लगातार सवाल यही किए जा रहे हैं कि यहाँ से सचिन पायलट सांसद रह चुके हैं, लेकिन अगर मैं गलत नहीं तो सचिन पायलट की सक्रियता इस सीट पर नहीं है। कारण क्या है? जी बिल्कुल विजेंद्र, देखिए पायलट का गढ़ रहा है अजमेर, और अजमेर से जब वो सांसद थे तो वो मंत्री भी केंद्र में रहे थे। यूपीए की सरकार के अंदर मंत्री रहने के बाद लगातार सचिन पायलट का अंदर का अजमेर की सीट के अंदर, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, जब सावरलाल जाट जी का स्वर्गवास हुआ तो उसके बाद उपचुनाव हुए थे तो रघु शर्मा को चुनाव लड़वाने में कहीं ना कहीं सचिन पायलट का पूरा योगदान था, और उसके बाद पिछले चुनाव में भी सचिन पायलट जो थे वो पूरी तरीके से लगे थे। लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त पायलट बिल्कुल प्रचार में भी कहीं नजर नहीं आया। पूर्व में जब नामांकन होना था रामचंद्र चौधरी का तब भी उनके आने की चर्चा थी, लेकिन कहीं भी वो नजर नहीं आए। तो पायलट इस पर मैं आपसे चाहूंगा कि ऐसा क्या है भाई, एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है लेकिन दोनों ही पार्टियों की तरफ से उसको ढीला छोड़ दिया गया, क्या यही वहां की सियासत है? आज से कुछ साल पहले सचिन पायलट जब यहाँ से सांसद हुआ करते थे, शुभम बता नहीं पा रहा उस बात को, तो मसूदा में कांग्रेस के कार्यक्रम में झगड़ा हो गया था और सचिन पायलट पर चौधरी समर्थकों ने हमला बोला था, और वो उस ज़माने की घटना थी। हालांकि काफ़ी साल हो गए, लेकिन पायलट कैंप इस बात को भूल नहीं पाया, और अभी भी इस चुनाव में भी लोकसभा का टिकट सचिन पायलट कैंप किसी और को दिलवाना चाह रहे थे, वो शिव प्रकाश गुर्जर के पक्ष में थे संभवतः, और यहाँ टिकट मिला रामचंद्र चौधरी को। और रामचंद्र चौधरी क्या ब्लंट बोलते रहे सचिन पायलट के खिलाफ। हालांकि अब खुद चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्होंने काफ़ी प्रयास भी किए कि सचिन पायलट आएँ, लेकिन वो वहाँ पर आए नहीं। और वैसे तो वो अशोक गहलोत के खिलाफ भी बोलते रहे, फिर भी अशोक गहलोत तो उनके इलेक्शन में गए। डेयरी की राजनीति करते हैं, इसलिए ग्रामीण वोटों की उनको आस है। ग्रामीण मतदाता जो है वो रामचंद्र चौधरी से ज़्यादा कनेक्ट रहता है। मुझे लगता है इन 25 लोकसभा सीटों पर अगर किसी कैंडिडेट ने सीधी अपनी पगड़ी जनता के आगे रख दी हो तो शायद रामचंद्र चौधरी हैं, जिन्होंने पहली सभा में ऐसा किया था। वो इसलिए रख दी उन्होंने कि डेयरी का तो चुनाव जीत रहे हैं सालों से, लेकिन कभी भी वो विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए। कई चुनाव कांग्रेस पार्टी ने भी उन्हें लड़ाए, इंडिपेंडेंट भी लड़े, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए। और सांवरलाल जाट वाला जो बेल्ट था, खासतौर से मसूदा भिनाय, ये बेल्ट आज भी सांवरलाल जाट वहाँ नहीं है, लेकिन रामचंद्र चौधरी इस बेल्ट के पुराने धुरंधर नेता हैं, तो उनको उम्मीद है। दूसरा, जैसा अभी शुभम बता रहे थे भागीरथ चौधरी की को लेकर एंटी इनकम्बेंसी, तो कितना भुना पाते हैं। हालांकि बीजेपी इसको A+ कैटेगरी में रखकर चल रही है सीट को, क्योंकि शहरी मतदाता बड़ी तादाद में, कस्बाई मतदाता, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी आप सभा की इसलिए मान लिया कि एक बार प्रधानमंत्री आ गए तो माहौल पूरा उन्होंने बदल दिया है। बिल्कुल ये बात सही है। और दूसरा, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान हुआ। मुझे लगता है कि यहाँ पर हो सकता है अब रघु शर्मा ये सोच रहे होंगे कि शायद मैं चुनाव लड़ लेता। जिस तरह के 12 सीटों पर मतदान प्रतिशत को लेकर कई तरह की बातें आई, तो हो सकता है रघु शर्मा ये सोच रहे होते। तो रघु शर्मा ने चुनाव बहुत अच्छा लड़ा था बाई इलेक्शन, और उस वक्त सचिन पायलट और तमाम कांग्रेस के साथ खड़ी थी। ठीक है डॉक्टर ऋतुराज, क्योंकि ब्रेक लेना, लेकिन बताइए 13 सीटों पर कितनी संवेदनशील बूथ और उनको कंट्रोल करने के लिए कितनी यूनिट्स लगाई गई हैं सुरक्षा बलों की? देखिए, करीब करीब जो बूथों की बात है, संवेदनशील केंद्रों की बात है, कुल मिलाकर 13,000 संवेदनशील केंद्र हैं, और उन 13,000 को करीब करीब दोनों चरणों में बांटें तो जो आंकड़ा आता है वो, जो मोटे तौर पर आंकड़ा आता है जो वो 6,500 का है। और जो 150 कंपनियां तैनात हैं, तो जो पहले चरण निपट गया, क्योंकि और पहले चरण से दूसरे चरण में 7 दिन का वक्त है, तो जो 150 कंपनियां तैनात की गई थी वो अपनी अपनी जगह मोर्चा संभाल चुकी हैं। जहां फ्लैग मार्च की ज़रूरत है वहां फ्लैग मार्च भी किया जा चुका है। इसके साथ साथ जो वेबकास्टिंग के बूथ हैं
उनको भी चिन्हित पहले ही कर लिया गया था हालांकि, लेकिन उनमें एक ट्रायल रन होता है, वो ट्रायल रन भी करीब करीब वहाँ पर बताया जा रहा है कि पूरा किया गया है। इसके साथ जो वीडियोग्राफी है वो कराई जानी है। जो पूरी टीम है, उड़न दस्ता है, एसएसटी है, या जो त्वरित दल हैं, त्वरित कार्रवाई दल हैं, वो पूरा अपना डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल था, हाइपर सेंसिटिव जो इलाके हैं खासतौर से, एक बार क्योंकि दर्शक जानना चाहता है कि अति संवेदनशील इलाके हैं, कौन से ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं? जगह जो मोटे तौर पर जो मैपिंग की गई थी वो, उसमें अगर पहले चरण में बात की गई तो वो दौसा के लिए बात सबसे ज्यादा की गई, और दूसरे चरण में टोंक सवाई माधोपुर को सबसे ज्यादा, 13 में से टोंक सवाई माधोपुर सबसे ज्यादा सेंसिटिव रहने वाली है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ ही देर में, या कहें कि अगले 6 मिनट के अंदर प्रचार का शोर थम जाएगा, लेकिन उससे पहले हम आपको एक एक सीट का एनालिसिस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वहां कौन मुकाबले में है, वहां के मुद्दे क्या हैं और जनता के जहन में क्या कुछ चल रहा है। एक बार फिर से अपने सहयोगी रवि का रुख करते हैं, उदयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, 2 और सीट है, मैं चाहूंगा कम शब्दों में उनको भी आप बताइए। एक है बांसवाड़ा डूंगरपुर, जिस सीट पर कांग्रेस ने जानबूझकर समर्थन दिया लेकिन उनके कैंडिडेट खड़े हैं, तो उनका प्रचार कैसा चल रहा है और मुद्दे क्या हैं। और दूसरी सीट है राजसमंद, जहां बीजेपी ने एक ही परिवार में विधानसभा और एक ही परिवार में लोकसभा भी दे दिया, वहां का मिजाज फिलहाल क्या है? किरण माहेश्वरी की सीट काफी चर्चित चेहरा रही वो। बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, दोनों ही सीटों पर काफी हद तक जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपने कह दी हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर की अगर बात करें तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सीट रही है शुरुआत से ही, चूंकि सिटिंग एमएलए महेंद्र सिंह मालवीय का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आना, फिर बीजेपी द्वारा महेंद्र सिंह मालवीय को लोकसभा के लिए प्रत्याशी बनाना, और साथ ही साथ उपचुनाव में महेंद्र सिंह मालवीय की जो सीट है बागीदौरा, वहां से उन्हीं के एक और खास समर्थक यानी कि कांग्रेसी को ही बीजेपी ने उपचुनाव में भी अपना कैंडिडेट बनाया। तो इससे कुछ पेचीदगियां बड़ी थी, लेकिन समय रहते जो स्थितियां एक तरीके से कहें तो सेल्फ गोल जो किया खुद कांग्रेस ने, उसने एक एज दिया बीजेपी के लिए। पिछले दिनों खुद प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर सभा करके बीजेपी प्रत्याशी की मजबूती के लिए काफी कवायद करी है। और ये जो सीट है इसका सबसे इंटरेस्टिंग पहलू यही है कि खुद कांग्रेस जो है अपने ही प्रत्याशी का। ठीक है रवि, वापस मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सीधा रुख करते हैं सरहदी जिले का और उस सीट का जो अपने आप में हॉट सीट है, बाड़मेर जैसलमेर सीट। वहां से हमारे सहयोगी अशोक शेरा जुड़ गए हैं। अशोक, क्योंकि यह सीट अपने आप में कई मायनों में खास है, जरा यह बताइए, इस पर खली भी आ गए, रियल लाइफ की लक्ष्मीबाई भी आ गई, कैंडिडेट हेलीकॉप्टर में भी उड़ते नजर आ गए, और दूसरी पार्टी में जिससे गठबंधन हुआ वो कह रहे हैं कि वहां जाकर मैं चुनाव प्रचार नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने हमारी पार्टी तोड़ दी है। बाड़मेर के अंदर बहुत सियासत है, जरा बताइए किस तरीके का रुख वहां का रहा है। बिल्कुल विजेंद्र, मैं अगर बात करूं पहले चरण की, तो पहले चरण में चूरू लोकसभा क्षेत्र सबसे चर्चाओं में था, और दूसरे चरण में राजस्थान में सबसे चर्चित कोई लोकसभा क्षेत्र है तो वो बाड़मेर है। और ये चर्चा का केंद्र है बाड़मेर तब बना तब यहाँ के निर्दलीय शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने एक सर्व समाज की बैठक की और ये ऐलान कर दिया था कि मैं इस बार लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ गए, जैसा अभी आपने बताया कि चुनाव प्रचार जो है वो थम गया है, अब कैंडिडेट घर घर जाकर के प्रचार करेंगे। ऐसे में अगर बीते दिनों की बात करें तो रविंद्र सिंह भाटी हेलीकॉप्टर से अपने संसदीय क्षेत्र में दौरे करते नजर आए। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंक दी। तमाम जो मंत्री है राजस्थान सरकार के, केंद्रीय स्तर के नेता है, स्टार प्रचारक है, द ग्रेट खली की बात करें तो पिछले 5 दिन से लगातार यही हैं, और उन्होंने एक बयान भी दिया है कि जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मैं यही हूं। तो तमाम नेता वो यहां पर डेरा डाले हुए बीजेपी की ओर से। और अगर बात कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस की एकजुटता कहीं ना कहीं यहां पर जो है उम्मीदवार राम के लिए काम कर रही है। और ऐसा में अगर बात करें तो अमीन खान जो 5 बार के यहाँ के विधायक है, 10 बार चुनाव लड़े, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कल एक बयान दिया है कि मैं इस बार जो है कांग्रेस के साथ नहीं हूं। मैं जब जो लोग कांग्रेस के साथ नहीं होते हैं उनको कांग्रेस पार्टी 1 महीने के बाद अपने पास साथ में ले, तो मुझे भी 1 महीने बाद ले लेगी, लेकिन इस चुनाव में मैं कांग्रेस के साथ नहीं हूं। मैं इन्हीं दो बयानों का जिक्र कर रहा हूं। एक तरफ अमीन खान कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं, और दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि मैं उम्मीदवार राम बेनीवाल के साथ नहीं, मैं वहां प्रचार नहीं करूंगा। और जब नेता बयान देते हैं ना तो उनके मायने होते हैं।
बिल्कुल, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरीके से कल हनुमान बेनीवाल ने पड़ोसी जिले जालोर में आकर के ये बयान दिया कि जो लोग मुझे तोड़ने की कोशिश की, मेरी पार्टी की तोड़ने की कोशिश की, मैं उनके लिए नहीं जाऊंगा, मैं वहां प्रचार करने नहीं जाऊंगा, मैं उनको पसंद नहीं करता हूं, ये बयान दिया। ऐसे में अमीन खान का ये बयान आना तो कहीं ना कहीं वोट है वो भी वोटर शिफ्ट होते नजर आए। और दूसरी बात मैं बीजेपी की ये बताना चाह रहा था कि जिस तरीके से कैलाश चौधरी को टिकट मिली उसके बाद से ये माना जा रहा था कि बीजेपी जो है वो इस लोकसभा क्षेत्र में बहुत कमजोर है। और उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यहां आना, तमाम कार्यकर्ताओं से मिला, विभिन्न समाजों के संगठन जो पदाधिकारी है, वरिष्ठ लोग हैं, उनसे मिलना और उनको साधना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काम कर गया है। और बीजेपी एडिटर योगेश जी हमारे साथ बने हुए, आपसे सवाल करें योगेश जी। अशोक, एक बड़ा सवाल यही है कि क्या रविंद्र सिंह भाटी उस तरह का चुनाव लड़ पाएंगे जिस तरह जसवंत सिंह ने एक बार खुद अपने बलबूते चुनाव लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी उस दौर में। तो क्या रविंद्र सिंह भाटी जसवंत सिंह की तरह ही क्या चुनावी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं? और दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि आपके बाड़मेर जैसलमेर सीट पर मूल ओबीसी मतदाता बड़ी तादाद में है, क्या वो भाटी का साथ देंगे या फिर वो अपने परंपरागत बीजेपी के साथ जाएंगे? बड़ा सवाल है। बिल्कुल, बहुत अहम सवाल है इस लोकसभा क्षेत्र के लिए। 2014 में जब जसवंत सिंह जसोल ने यहां से दावेदारी की थी, उनको टिकट नहीं मिली और कर्नल सोनाराम चौधरी चुनावी मैदान में थे भाजपा के निशान पर। और उस समय जो कर्नल सोनाराम चौधरी के सामने निर्दलीय के तौर पर जसवंत सिंह जसोल ने जो चुनाव लड़े थे, उस समय जो एक लहर थी कहीं ना कहीं वो उसमें बीजेपी की एक लहर थी और यहाँ के लोगों में है जसवंत सिंह जसोल के प्रति एक सिंपैथी थी। लेकिन आज की अगर बात करें, रविंद्र सिंह भाटी के निर्दलीय की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो चुनाव 2014 के जो चुनाव हैं वो यहां देखने को मिल रहे हैं। और रविंद्र सिंह भाटी के साथ जो प्लस पॉइंट वो है वो ये है कि यहाँ की जो मूल ओबीसी जो है वो अभी ये चर्चा है कि मूल ओबीसी जो रविंद्र सिंह भाटी के जो भाजपा के कोर वोट रहे हैं वो रविंद्र सिंह भाटी के साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों की बात करें तो कहीं ना कहीं मूल ओबीसी जो यहाँ के बड़ा एक वोट बैंक है इस बाड़मेर जैसलमेर सीट से करीब 8 लाख मतदाता है, वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। अलग अलग समाजों के जो सोशल ग्रुप बने हुए हैं उसमें मैसेज सर्कुलेट किया जा रहा है कि सत्ता किसकी है, किसके साथ रहना है। वहीं रविंद्र सिंह भाटी के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो इस समय है वो ये है कि मूल ओबीसी को किसी नहीं दे। और प्लस पॉइंट जो है वो ये है कि कल अमीन खान ने जो बयान दिया है, तय करना है कि उसे किसको लोकसभा भेजना है। लेकिन चित्तौड़ का रुख कर लेते हैं क्योंकि चित्तौड़ भी अपने आप में एक हॉट सीट है। तो चित्तौड़ की सियासत क्या कुछ कहती है उससे पहले जरा देखिए चित्तौड़ में मुकाबला किन किन के बीच में है। हमारे सहयोगी वहां से पीके अग्रवाल जुड़ गए हैं। पीके, क्योंकि हम मुकाबला बता रहे हैं कि भाई चित्तौड़ में भी मुकाबला मजबूती से लड़ा जा रहा है। अब जरा बताइए, जो दूसरे चरण में प्रचार हुआ और एक नारा भी बहुत गूंजा है बीते 48 घंटे में, वो वहीं के प्रत्याशी की तरफ से दिया गया है, उसके मायने क्या हैं? दरअसल चित्तौड़गढ़ की जो सीट है एक तरफा मानी जा रही थी। जिस तरह से पिछला विधानसभा चुनाव था, लोकसभा चुनाव था 2019 का, 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे गोपाल सिंह ईडवा, वो पहली बार यहाँ चुनाव लड़ने आए और उनके सामने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी थे। सीपी जोशी जब चुनाव लड़ रहे थे तो उस वक्त चुनाव पूरा एक तरफा हो गया था और उस वक्त पुलवामा हमले का जो प्रकरण था वो भी सामने था। निश्चित तौर पर मोदी लहर थी, जबरदस्त तरीके से थी और नतीजा भी ये हुआ कि कांग्रेसियों ने भी उस वक्त पार्टी का साथ नहीं दिया। कुछ लोग उन्हें जानते तक नहीं थे और वो पूरा फील्ड भी नहीं देख पाए। नतीजा ये रहा था कि वहाँ सीपी जोशी 5,75,000 से ज़्यादा मतों से चुनाव जीते थे। वही सीनियरों अब नजर आ रहा था कि भाई उनके सामने कोई भी कैंडिडेट लाके खड़ा कर दो, 5.25 लाख से जो व्यक्ति चुनाव जीता हो। उसके बाद अब कद भी बढ़ गया, प्रदेशाध्यक्ष भी हैं, निश्चित तौर पर वो केंद्रीय नेतृत्व के करीबी भी हैं। तो ऐसा माना जा रहा था कि सीपी जोशी के लिए चुनाव एक तरफा है और वो आराम से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन बड़ी बात
बात यह है कि सीपी जोशी के सामने कांग्रेस ने जिसे उतारा है वो पूर्व मंत्री गहलोत सरकार में सहकारिता मंत्री रहे उदयलाल आंजना को यहाँ कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया। जब कांग्रेस से प्रत्याशी बनकर उदयलाल आंजना सामने आए तो स्ट्रेटजी अपनाई गई कि कैसे करके चुनाव को निकालना है, और इसमें दोनों की ओर देखा जाए तो कांटे की टक्कर यहाँ सामने नजर आ रही है। जिस प्रकार से किसान नेता के रूप में, किसान केसरी के रूप में उभरकर उदयलाल आंजना सामने आए हैं और लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर देखा जाए तो सीपी जोशी यानी चंद्र प्रकाश जोशी जो प्रदेशाध्यक्ष भी हैं, चित्तौड़गढ़ से 2 बार के सांसद हैं, तीसरी बार वो यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी और लगातार प्रचार कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि सीपी जोशी के समर्थन में जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व के लोग हों, प्रदेश सरकार के लोग हों, मुख्यमंत्री 2 बार यहाँ आ चुके हैं, आज भी मुख्यमंत्री की सभा थी, डिप्टी सीएम दिया कुमारी कल रोड शो कर चुकी हैं, आज जिस तरह से डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने रोड शो किया है, निश्चित तौर पर आज विधायक हैं बालमुकुंद। मैं सीधा सवाल करता हूं, चंद्रभान आक्या किधर है? दिल से किधर है, मन से किधर है? देखो, दिल और मन की बात करें विजेंद्र, तो निश्चित तौर पर जहां बीजेपी का कार्यक्रम होता है वहां चंद्रभान सिंह आक्या सीपी जोशी के साथ खड़े नजर आते हैं, लेकिन जहां समाज का बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो या समाज का कोई बात खड़ी हो जाए, अभी हाल ही में जिस प्रकार से समाज का विरोध था गुजरात को लेकर के कि रूपाला का टिकट काटा जाए, तो उस वक्त भी चंद्रभान सिंह आक्या सामने खड़े आए कि निश्चित तौर पर बीजेपी उसका विरोध कर रही है, समाज कर रहा है, लेकिन बीजेपी के हम कद्दावर नेता हैं, हम बीजेपी के साथ मैंने समर्थन दिया है, तो समाज इसमें विरोध नहीं कर रहा है। लेकिन एक तरफ चर्चाएं तो ये भी हैं कि चंद्रभान सिंह आक्या अंदर खाने लगता है कि वो सीपी जोशी के साथ नहीं है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर देखा जाए तो चंद्रभान सिंह आक्या सीपी जोशी के साथ खड़े नजर आते हैं। लेकिन ये मन की बात है, ये मन की बात तो उनका मन ही जान सकता है कि आखिर वो किसके साथ खड़े हैं, और आने वाले कल में 26 तारीख को जब परिणाम सामने आएगा, जब जिस प्रकार से मतदान होगा, तो राजनीतिक मतदान कितना क्षणिक भरी वक्त लगता है, नाराजगी अपनी जगह हो सकती है, लेकिन जब कैंडिडेट चुनने की बारी होती है तो वोट किसको डाला जाता है वो बहुत दिलचस्प हो जाता है। लेकिन हमारे साथ राजीव जी जुड़े हैं। राजीव, क्योंकि जालोर सिरोही सीट और पाली की सीट दोनों को कम शब्दों में बताइए किस तरीके से चुनाव रहा और कैसे कैसे वहां कैंडिडेट मेहनत करते नजर आए, क्योंकि शोर थम चुका है, अब डोर टू डोर होगा। देखिए, निश्चित अगर बात पाली की करें तो पीपी चौधरी पिछली बार 5 लाख वोटों से जीते थे, और कांग्रेस की जो उम्मीदवार संगीता बेनीवाल है उनके सामने बड़ी चुनौती है कि उस वैतरणी को कैसे पार करना। अगर बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष रहते हुए काफी कामकाज किए, लेकिन जमीनी स्तर की बात करें तो कार्यकर्ता कितने साथ हैं, कितना साथ वो देते हैं, और जो कांग्रेस का जोश और उत्साह है वो उनको कैसे वैतरणी पार लगाते हैं। लेकिन अगर बात पीपी चौधरी की करें तो जमीनी स्तर पर जो कामकाज किए हैं उनका आकलन मतदाताओं को करना है। अगर बात जालोर सिरोही की करें तो लूंबाराम नए कैंडिडेट है, हालांकि वो प्रधान रहे, सरपंच रहे, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता। अगर बात वैभव गहलोत की करें तो वैभव गहलोत के लिए क्षेत्र नया हो सकता है, लेकिन जिसके चुनाव प्रचार में पूरा परिवार, पूरा कांग्रेस का कुनबार, बड़े बड़े दिग्गज जुटे हैं, ऐसे में ये चुनाव भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर लूंबाराम की बात करें, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां आकर के गए हैं। और अगर वैभव गहलोत के इस चुनाव को लेकर के बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस रूप में गंभीरता से जुटे हुए, तमाम जो नेता जुटे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं चुनौती इसलिए भी कि अगर पूरे कम शब्दों में बात करें तो चुनौती दोनों तरफ है, क्योंकि वैभव गहलोत पिछली बार जिस तरीके से जोधपुर में हारे, हालांकि चुनाव कोई भी व्यक्ति कहीं से लड़ सकता है, सवाल वो नहीं है, लेकिन कांग्रेस का कुनबा जिस तरीके से वहां पुखराज पारासर है, संयम लोढ़ा है, रतन देवासी है, श्रवण पटेल है, ये छत्रप रमेश बोराना है, उन्होंने जब मोर्चा संभाल रखा, तो देखिए कि मतदाता के मन में क्या है ये तो 4 जून को ही। लेकिन राजीव, एक सवाल है, मैं चाहूंगा कम शब्दों में आप इसका जवाब दें। सचिन पायलट नहीं गए, जबकि जोधपुर से जब वो चुनाव लड़ रहे थे वैभव गहलोत, तो सचिन पायलट ने वहां सभाएं की थी, इस बार नहीं, ऐसा क्यों?
देखिए सचिन पायलट की अगर बात करें, जब जोधपुर से चुनाव लड़े थे सचिन पायलट जोधपुर में बोल करके गए थे कि वैभव गहलोत को टिकट जोधपुर से मैं दिला के लाया हूं, मैं जिताऊंगा। वो जिता नहीं पाए, तो कहने का हो सकता है वो पुरानी वो जो बात है वो उनको याद है, क्योंकि जब वैभव गहलोत जोधपुर से नहीं जीत पाए, वैभव गहलोत अगर जालोर से लड़ रहे हैं, अगर सचिन पायलट वहां जाते, अगर वापस उसी तरह की अगर परिणाम आते तो कोई हो सकता है उस ओलबे से, राजस्थान में ओलबा कहते हैं, उलाहना कहते हैं, उससे बचने की कवायद भी कही जा सकती है। लेकिन सचिन पायलट अगर वहां जाते तो हो सकता है कि एक सोने पे सुहागा हो जाता। लेकिन देखिए ये राजनीति के अंदर खाने की बातें हैं जिनको हम शब्दों में विवेचित नहीं कर पाते हैं। जी ठीक है राजीव, शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे अंदाज में कम शब्दों में पूरी सीटों को डिस्कस किया। लेकिन एक और हॉट सीट है कोटा बूंदी सीट, और मुकाबला किन किन के बीच में यह आपको बताएंगे। और साथ में हमारे सहयोगी भंवर चारण वहां से जुड़ गए। पहले जरा बताइए मुकाबला, क्योंकि यहां कांग्रेस ने प्रहलाद गुंजल को मैदान में उतारा, जबकि अगर बात बीजेपी के करें तो बीजेपी ने यहां से जिनको मैदान में उतारा है वो लोकसभा अध्यक्ष हैं। लेकिन भंवर अभी तो प्रत्याशी ही हैं, आपका कद कितना बड़ा रहा है, हर चुनाव में उसको नई चुनौती के साथ लेना पड़ता है। और यहां तो मुकाबला एक तरीके से कह सकते हैं कि बीजेपी के कैडर का, बीजेपी के कैडर प्लस कांग्रेस के कैडर से है। किस तरीके का मुकाबला जमीन पर दिखाई दे रहा है आपको? देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से आपने वैसे इसको डिफाइन किया है, क्योंकि आपने पहले ही ये कह दिया विजेंद्र कि किस तरह से बीजेपी का मुकाबला यहाँ पर बीजेपी से ही बागी होकर के कांग्रेस में गए प्रहलाद गुंजल से हो रहा है। देखिए ओम बिरला की ताकत ये है कि उनका अपना एक समानांतर सिस्टम चलता है, अवैध नेटवर्क है उनका पूरे इलाके में, लोकसभा स्पीकर जैसे बड़े पद पर रहे हैं, और उनका जो पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल करियर है, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो उन्हें एक अजय नेता अभी तक बनाए हुए हैं। विधानसभा के 3 चुनाव लड़े और तीसरा चुनाव ओम बिरला 2024 में लोकसभा का लड़ रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि हर बार हर चुनाव वो पिछले चुनाव से ज़्यादा आंकड़े से जीते हैं, यानी उनका जीत का जो अंतर है, जो मार्जिन है वो बढ़ता गया है। लेकिन 2024 का चुनाव कोटा में कई ऐसे पॉकेट्स हैं, कई ऐसे मायने, कई ऐसे संदर्भ हैं जिनमें टक्कर का मुकाबला नजर आता है, क्योंकि 10 साल की लगातार सांसदी के बाद कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी की एक बात आती है। और इसके अलावा प्रहलाद गुंजल चूंकि बीजेपी से ही गए हैं तो बीजेपी के एक खेमे को वो लगातार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में। इसमें वो कितना कामयाब हो पाते हैं ये तो समय बताएगा। लेकिन ओम बिरला के पक्ष में बीजेपी ने कोई कसर नहीं रखी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनके लिए प्रचार करने आए, दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बेरवा कोटा में रहे, मीणा मतदाताओं के बीच में लगातार किरोड़ी मीणा घूमते रहे। इसके अलावा कन्हैयालाल चौधरी ने जाट मतदाताओं के बीच आकर के और बैठकें की, प्रभुलाल सैनी लगातार घूमते रहे। तो कोई कोर कसर बीजेपी यहाँ छोड़ना नहीं चाहती है। पिछले 2 दशक में इस सीट को कांग्रेस के लिए केवल कांग्रेस की नजर से इसको जरा समझाइए, क्या अशोक चांदना पुरजोर तरीके से लगे हैं, क्या सचिन पायलट लगे हैं, क्या शांति धारीवाल लगे हैं? देखिए सचिन पायलट का कोटा लोकसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए आने की हर कोई प्रतीक्षा कर रहा था, उनके प्रोग्राम बन रहे थे, लेकिन वो अंत तक भी नहीं आए। भोंपू प्रचार का आखिरी चरण अब समाप्त हो चुका है, 6 बज चुके हैं, तो अब राजस्थान में दूसरे चरण का भोंपू प्रचार बंद हो चुका है। तो सचिन पायलट यहाँ प्रचार के लिए न आए हैं, न अब आ पाएंगे। तो यहाँ पर प्रचार की कमान पूरी तरह से स्थानीय नेताओं ने संभाले रखी। शुरुआत में शांति धारीवाल प्रहलाद गुंजल के साथ असहज दिखे, लेकिन बाद में उनके लिए पुरजोर वोट अपील करते हुए नजर आए, उनके लिए मीटिंग्स करते हुए नजर आए। देखिए कोटा में कांग्रेस की जो पूरी उम्मीद है विजेंद्र, वो जातीय ध्रुवीकरण पर टिकी हुई है। कांग्रेस ने मुस्लिम और गुर्जर कॉम्बिनेशन बना करके एक विकल्प खड़ा करने का प्रयास किया मतदाता के सामने कि जो ओम बिरला को पसंद नहीं करते हैं, उनके सामने एक मजबूत कद्दावर नेता है। और देखिए प्रहलाद गुंजल की ताकत यह है कि वो कार्यकर्ताओं के नेता माने जाते हैं। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो हमेशा कार्यकर्ताओं के लिए तैयार रहते हैं, तो वो उनका एक मजबूत पक्ष है। लेकिन साथ में कोटा में एडिटर योगेश जी जुड़े हैं। योगेश जी आपसे सवाल कर रहे हैं। योगेश जी भंवर सवाल यही है कि विजेंद्र ने पूछा अभी अशोक चांदना की भूमिका को लेकर, धारीवाल की भूमिका को लेकर। भारतीय जनता पार्टी में इस चुनाव में भवानी सिंह राजावत, विद्याशंकर नंदवाना, इनकी भूमिका क्या रहने वाली है? वसुंधरा राजे भी जोड़ सकते हैं। और वसुंधरा राजे का कैंप, पर्दे के पीछे उनकी भूमिका क्या रह सकती है? हाड़ौती की इस सीट का चुनाव, और जैसा आपने भी बहुत बखूबी विश्लेषण किया, गुंजल वॉरियर की तरह है और वॉरियर की तरह उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था और कम अंतर से वो हारे थे। तो क्या दूसरा इससे जुड़ा हुआ सवाल आपसे कर लूँगा, ग्रामीण राजनीति जो कोटा की है, बूंदी और कोटा की, मीणा वोट बैंक बड़ी तादाद में है, धाकड़ वोट बैंक है वो बड़ी संख्या में है, तमाम समीकरण ऐसे हैं। माइनॉरिटी की तो आप बात कर चुके हैं, लेकिन
ये जो ग्रामीण के मतदाता हैं, इनका रुख किस तरह का रहेगा, दलित बड़ी संख्या में। देखिए, आपकी अंतिम बात से शुरू करने की कोशिश करता हूं योगेश जी। आमतौर पर धाकड़ जो वोटर है वो बीजेपी के प्रो बीजेपी वोटर माना जाता है और मीणा मतदाता को प्रो कांग्रेस वोटर माना जाता है। पिछली बार का लोकसभा चुनाव उठाकर देखें तो 2019 में यहां से कांग्रेस ने रामनारायण मीणा को उम्मीदवार बनाया तो मीणा मतदाता ने एकजुट और एक मत होकर के और कांग्रेस को वोट दिया। इस बार चूंकि गुर्जर कैंडिडेट हैं तो क्या गुर्जर जिन्होंने पिछली बार कांग्रेस को पूरी तरह से वोट नहीं किया, क्या इस बार गुर्जरों के साथ मीणा आकर के पूरी तरह से उनको वोट करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। वसुंधरा राजे बड़ी नेता हैं, विधानसभा लोकसभा के चुनाव में वो कोटा आती रही हैं, मीटिंग्स करती रही हैं, लेकिन वो इस बार कोटा नहीं आई, उनके कोटा में कोई मीटिंग हुई नहीं है। भवानी सिंह राजावत इस बार ओम बिरला के साथ कंधे से कंधा मिला करके योगेश खड़े हुए नजर आ रहे हैं। विद्याशंकर नंदवाना की उपस्थिति उस तरह से फील्ड में नजर नहीं आ रही है। पहले इस बात के कयास थे कि प्रहलाद गुंजल जब बीजेपी छोड़कर के कांग्रेस में जाएंगे तो उनके जो कई साथी विधायक हैं, जो उनके हम जो लिए हम उनके एक तरह से हम कदम है, उनके हम विचार हैं, वो शायद उनके साथ चेंज करेंगे, लेकिन विद्याशंकर नंदवाना बीजेपी में बने रहे। अब उनकी भूमिका किस तरह की रहती है उसको लेकर के बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं। शुक्रिया, क्योंकि जितने बेहतरीन तरीके से आपने समझाया, भूमिका का ही तो सवाल है, कौन किस भूमिका में है और कौन किस भूमिका में आगे नजर आएगा। लेकिन योगेश जी, मेरे पास वक्त की कमी है, कुछ सीटें रह गई हैं जैसे बांसवाड़ा डूंगरपुर। कम शब्दों में जरा बताइए इस बार का मुकाबला किस तरीका और क्या कांग्रेस खुद को बांसवाड़ा डूंगरपुर में जीरो करने के लिए तैयार हो रही है? देखिए, कांग्रेस ने जीरो कर दिया है। आज भी बड़ी बैठक, बड़ी मीटिंग वहाँ पर हुई, बीएपी की रैली हुई कांग्रेस अलायंस के साथ, और राजकुमार रोथ ने मुकाबला तो बना दिया, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। मालवीय का जो वोट बैंक था, जो कांग्रेस का वोट बैंक था, नज़र उस पर टिकी है क्या मालवीय का वो वोट बैंक जो कांग्रेस के कारण मालवीय के साथ जाता था, क्या इस बार वो मालवीय के साथ जाएगा, और क्या भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय नेतृत्व मालवीय को पचा पा रहा है। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो बांसवाड़ा डूंगरपुर के पॉलिटिक्स में काफ़ी मजबूती के साथ नजर आती। और दूसरी सबसे बड़ी बात, राजकुमार रोथ डूंगरपुर के इलाके से आते हैं, डूंगरपुर जिले से आते हैं, और मालवीय बांसवाड़ा इलाके से आते हैं, तो ये वोटों का विभाजन क्या इस नज़रिए से भी हो सकता है क्या वहाँ पर? क्योंकि कांग्रेस पार्टी में और ये रहता था कि एक बार डूंगरपुर के नेता को मौका मिलता था, एक बार बांसवाड़ा के। इस बार मालवीय जो है वो बांसवाड़ा से आते हैं, बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा से आते हैं, और वहीं वो डूंगरपुर से 84 से आते हैं राजकुमार रोथ। और भारतीय आदिवासी पार्टी का एक सेट वोट बैंक है, वो किस तरह से मालवीय के तिलिस्म को तोड़ पाएगा, ये बहुत ही अपने आप में रोचक है चुनाव। रुद्राज जी, जरा बताइए रैपिड फायर अंदाज में कि भाई कितने नए वोटर्स हैं, उनको लुभाने की क्या तैयारी है, किस सीट पर ज्यादा है? क्योंकि हम अमूमन देखते हैं कि नया वोटर होता है, मतदान के लिए जागरूक होता है, एक्साइटेड होता है, लेकिन पहले चरण में दिखाई नहीं दिया। अगर मैं गलत नहीं तो राजस्थान में शायद 62-63% ही गए, बाकी गए नहीं। देखिए, राजस्थान में 55% का नए वोटर ने मतदान किया है, जो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट है। पहले चरण में बहुत डिसअपॉइंटमेंट इस रूप में भी सामने आया कि जो बूथ पर तरह तरह के एक्टिविटीज़ नए वोटर्स के लिए रखी गई थी और अट्रैक्शन रखे गए थे, उसको एक तरह से नकारा सा गया है। तो हालांकि उसको जो सुबह के जो वक्त था उसमें बहुत हाथों हाथ लिया गया था, और नए वोटर्स के साथ साथ प्राइजेस भी रखे गए थे, प्राइजेस रखे गए थे। और मजे की बात यह है कि इसके लिए नए वोटर्स ही नहीं, जो बुजुर्ग थे, मैंने देखा सुबह 6 बजे पहले ही रजिस्ट्रेशन कराने को आतुर बुजुर्ग देखे मैंने, वो वीआईपी बूथ पर, जो कि ये कह रहे थे कि मुझे सबसे पहले मतदान करने दिया जाए, और वो होड़ उसी बात की लगी हुई थी कि स्क्रैच कार्ड कौन पहले खोलेगा। तो बहरहाल जो आंकड़े की बात आपने कही कि जो 7,98,000 जो वोटर थे, जो 4,39,000 ने ही वोटिंग की, और अब 8,60,000 करीब जो वोटर हैं दूसरे चरण में, वो क्या गुल खिलाते हैं, ये देखने वाली बात है। सबसे ज्यादा युवा वोटर कहां पे हैं? सबसे ज्यादा जयपुर में ही युवा वोटर्स थे। लेकिन जो दूसरे चरण में बात आती है वो बाड़मेर में बात आती है, और बाड़मेर में और पाली में सबसे ज्यादा 23,48,000 पंजीकृत है। तो ये सिग्निफिकेंट आंकड़ा है जो कि हम कह सकते हैं कि इसको किस तरह से बुना पाएगी पार्टी। योगी जी, एक और सीट हमसे रह गई है, टोंक सवाई माधोपुर। कम शब्दों में जरा बताइए इसका मिजाज क्या रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री ने आकर यहीं से सबसे पहले मुसलमान शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस आ गई तो आपके मंगलसूत्र तक को ले लिया जाएगा। देखिए, इन 13 सीटों में बीजेपी के लिए सबसे संघर्षपूर्ण सीट है वो टोंक सवाई माधोपुर है, क्योंकि जौनापुरिया को टिकट देने को लेकर यहाँ बीजेपी में विरोध था, और
अब बीजेपी के तमाम नेता, स्थानीय नेता क्या पूरी तरह मन से साथ हैं, ये एक सोचनीय प्रश्न है। वहीं हरीश मीणा सचिन पायलट के कैंप से आते हैं और मूल रूप से वो टोंक माधोपुर के बाशिंदे हैं और उनियारा से विधायक हैं। तो किस तरह से हरीश मीणा को क्या पायलट के कारण गुर्जर वोट बैंक में क्या डेंट लगेगा, क्या वो साथ जाएगा? तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जिस समीकरण के साथ उतरी है उसमें मीणा, मुस्लिम और गुर्जर और साथ ही यहाँ पर माली मतदाता बड़ी तादाद में है, तो क्या माली साथ जाएगा? तो ऐसे तमाम समीकरण है। जातिगत रूप से यहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखता है, लेकिन अगर हम राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें और जिस तरह से पीएम ने जो बात कही है, तो क्या मुझे जो लगता है कि यहाँ पर जो बहुसंख्यक वोट है उसके मद्देनज़र पीएम यहाँ पर बोले होंगे शायद, और अगर वो बहुसंख्यक वोट बैंक यहाँ पर बात सुनता है, पूरी तरह यहाँ जुड़ता है, तो यहाँ मेरे को लगता है कि यहाँ कांटे के टक्कर का चुनाव है। भीलवाड़ा और रह गई, भीलवाड़ा जरा बताइए, क्योंकि एक तरीके से संघ की प्रयोगशाला कहा जाता है, उसमें इस बार का मुकाबला वहां कैसा? देखिए, आपने कहा संघ की प्रयोगशाला, तो इसका क्यों कहा जाता है ये भी एक बार बता देता हूं मैं कि जो चित्तौड़ प्रांत आता है संघ के नज़रिए से, उसका सबसे बड़ा जो कार्यालय है वो भीलवाड़ा में स्थापित है और एक तरह से कहा जाए इस पूरे इलाके के अंदर संघ का नेटवर्क बहुत ज़बरदस्त है। और लेकिन क्या है कि डॉक्टर सीपी जोशी को चुनावी समर में उतारकर कांग्रेस पार्टी ने पूरे चुनाव को रोचक बना दिया। तो एक तरह से जो पहले कहा जा रहा था कि एक तरफा चुनाव है भीलवाड़ा का, वो चुनाव एक तरफा होगा, इस पर संशय है। दूसरी बात, बीजेपी ने अपना चुनाव उम्मीदवार बदला है, बहेड़िया की जगह वो लेकर आ गए दामोदर अग्रवाल को। यहाँ सीपी जोशी ये बात कह रहे हैं कि उनके समर्थक ये बात कह रहे हैं कि सीपी जोशी भीलवाड़ा के लिए भागीरथ थे, वो पानी लेकर आए थे। पानी का बड़ा मुद्दा इस इलाके का था, उसको हल करने का काम उन्होंने किया। मेमो कोच फैक्ट्री वो यहाँ पर लेकर आए थे। वहीं दामोदर अग्रवाल संगठन के कार्यकर्ताओं के बलबूते और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, राम मंदिर, तमाम बड़े मुद्दे जिनको लेकर है, बड़ा इलाका ग्रामीण इलाका है, यहाँ पर कहा जा सकता है कि यहाँ चुनाव है। लेकिन ये जो मिजाज है सीट का वो भाजपा ही रहा है। तो किस तरह से डॉक्टर सीपी जोशी जो खुद यहाँ से सांसद रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके, जब वो एक वोट से नाथद्वारा से हार गए थे तब इसी सीट से वो लोकसभा का सांसद बने, उनकी लाज रखी गई। भीलवाड़ा रेल मंत्री बने थे कुछ वक्त के लिए, ग्रामीण विकास, केंद्रीय ग्रामीण विकास पंचायत राज मंत्री बने। पहले 10 कैबिनेट मंत्रियों ने जो शपथ ली थी उस जमाने में मनमोहन सिंह सरकार में, उनमें 90 नंबर पर सीपी जोशी का नाम था। और उसके बाद वो केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री रहे, रेल मंत्री वो कुछ समय के लिए रहे। ठीक है, हमने आपको 13 सीटों का विश्लेषण कर बताया कि आपको किसको वोट करना है, आपको तय करना है। लेकिन वहां की सियासत किस तरीके से हर पल बदलती रही और प्रचार के अंतिम वक्त तक कैसे हर कैंडिडेट अपना मैक्सिमम कोशिश इस बात के लिए करता रहा कि अपने वोटर्स को लुभा पाए। लेकिन हमारी आपसे सिर्फ एक अपील है, आपको जिसको वोट करना है कीजिए, लेकिन वोट कीजिए, क्योंकि अगर आप वोट नहीं करते हैं और आपकी पसंद का कैंडिडेट संसद नहीं पहुंचता है तो आपके पास उसको 5 साल बदलने का मौका नहीं है। इसलिए जिसको भी वोट करना है वोट कीजिए, लेकिन सबसे पहले मतदान केंद्र जाइए और 26 अप्रैल को अपने मत का इस्तेमाल करके अपने लिए एक बेहतरीन सांसद का चयन कीजिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।